हेलो बच्चों। आज हम देख लेते हैं क्लास 6 का चैप्टर 2 जो कि है सजीव जगत में विविधता। क्या है? सजीव सजीव जगत में विविधता। सजीव, निर्जीव नहीं। अभी देख रहे क्या है? सजीव जगत में विविधता, लिविंग थिंग्स में विविधता देखेंगे आज हम। लिविंग थिंग्स में विविधता कौन कौन से है, कौन कौन से नहीं है, ये क्वेश्चन के पार्ट है, आप लोग पढ़ लेना। बड़े पुरुष दूसरों को छाया देते हैं परंतु स्वयं खड़ी धूप में खड़े रहते हैं। उनके फर भी दूसरों के लिए ही होते हैं, अपने लिए नहीं। उसी प्रकार अच्छे मनुष्य अब उन अच्छे मनुष्य अभी स्वयं की कठिनाई सहकर दूसरों का कल्याण करते हैं। उन्होंने जो भी अर्जित किया होता है वो दूसरों को ही दे देते हैं। समझ लो, एक पेड़ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कल की सुखद वर्षा के बाद पश्चात आज का सुहावनी सुबह विज्ञान से शिक्षिका सुलेखा, कौन है? सुलेखा ने विद्यालय में प्राकृतिक सैर, नेचर वॉक को सुगम बनाने के लिए डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा को आमंत्रित किया है। किसको किसको? डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा। डॉक्टर रघु के पास अनुसंधान प्रयोगशाला में एक वैज्ञानिक है और मनीराम चाचा विद्यालय के पास में ही रहने वाले एक वरिष्ठ नागरिक हैं। मनीराम चाचा पक्षियों की ध्वनि निकाल सकते हैं, जंतुओं की पहचान करने में निपुण हैं। कौन? मनीराम चाचा। विद्यार्थियों को प्रकृति के सैर पर ले जाने से पहले डॉक्टर रघु ने बताया कि सैर के उद्देश्य प्राकृतिक में पौधे, जंतुओं की सुंदरता एवं विविधता का अनुभव करना है। विद्यार्थियों डॉक्टर रघु ने बताया था क्या? इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? पौधे और जंतुओं की सुंदरता और विविधता का अनुभव करना। विद्यार्थी उनके साथ प्राकृतिक सैर पर जाने के लिए उत्साहित थे। वे उनसे बातचीत करने और सीखने के लिए भी उत्सुक थे। शिक्षिका ने सभी विद्यार्थियों को परामर्श दिया कि वे नोटबुक, पेन और पानी की बोतल लेकर चलें। जैसे जैसे वे चलते रहे, आसपास पेड़ पौधे, जंतुओं की खोजबीन करना आरंभ कर दिए। रघु विद्यार्थियों को उद्यान पार्क में गंध की विविधता की महसूस करने के लिए कहते हैं। रघु जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या कहा? पार्क में जो भी सुंदर पेड़ पौधे लगे उनका गंध महसूस कीजिए, विविधता को पहचानिए। वे इस बात पर भी बल देते हैं कि हम सभी जीवित प्राणियों का प्राणियों का सम्मान करें, उन्हें छेड़छाड़ ना करते हुए उनका अवलोकन करें। मनी राम चाचा विद्यार्थियों से कहते हैं कि न केवल विभिन्न पौधे जंतुओं को देखें बल्कि ध्यान से विभिन्न ध्वनियों को भी सुने। विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे जिसमें घास, झाड़ियाँ, बड़े वृक्ष शामिल थे, वे वृक्षों की शाखाओं पर बैठे विभिन्न प्रकार के पक्षियों और एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराती तितलियाँ और एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कूदते बंदरों भी अवलोकन करते थे। वे अपने अवलोकन अपनी नोटबुक में अंकित करते और रघु और मनीराम चाचा से उनके बारे में चर्चा करते थे। विद्यार्थियों विभिन्न पक्षियों का चहचहाट चहचहाहट कलब सुनते हैं और रघु बताते हैं कि प्रत्येक पक्षी अपनी एक अलग चहचहाट होती है। यह प्रकृति में विविधता का एक उदाहरण है। रघु और मनीराम चाचा कुछ पशुओं की ध्वनि का नकल करने का अनुरोध करते हैं। मन मनीराम चाचा विभिन्न पशुओं की ध्वनियाँ नकल करते हैं क्योंकि वो उनको आता था तो वो निकालते हैं। उन्हें देखकर विद्यार्थी भी उनकी नकल कर रहे थे ना। वाह वाह, कितना आश्चर्यजनक है कि प्रत्येक बच्चे अपना एक विशिष्ट कलर कलरव होता है ना। कलरव मतलब अभी आवाज़।
क्या आपने अभी कभी अपने आसपास विद्यमान विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और जंतुओं का अवलोकन किया है? हुँ? अपने अवलोकन करने में मित्रों की शिष्यों के साथ जहाँ साझा कीजिए और उन्हें चर्चा कीजिए, साझा कीजिए और चर्चा कीजिए। केयरक्राफ्ट है 2.1। आइए खोजें और अंकित करें। अपने शिक्षक के साथ मिलकर विद्यालय के उद्यान या आसपास के उपवन में प्रकृति की सैर का कार्यक्रम बनाइए। प्रकृति की सैर करते विभिन्न पौधे, कीटों, पक्षियों, अन्य जंतुओं का अवलोकन करें। साथ ही मौसम की स्थितियों जैसे गर्म, ठंडा, तेज हवा इत्यादि अंकित करें। आप भूमि पर गिरे हुए अलग अलग प्रकार के पत्ते फूलों को एकत्रित करें, उसे स्क्रैप बुक बना सकते हैं, है ना? स्क्रैप बुक बना सकते हैं। प्रकृति में पौधे और जंतुओं के साथ छेड़छाड़ ना करें, उनका ध्यान रखें। सुनिश्चित करें कि आप उद्यान में फूल पत्ती ना तोड़ें। विभिन्न पौधे में तने, पत्ती, फूलों, किसी भी अन्य रोचक का जानकारी के बारे में किए गए अवलोकनों को तालिका 2.1 में दिए गए रिक्त स्थानों पर अंकित करें। आपके लिए चित्र 2.1 तथा तालिका 2.1 कुछ उदाहरण दिए गए हैं। चित्र 2.1 में क्या है? कुछ पौधों की विभिन्न विशेषताओं का उदाहरण। क्या है इसमें? घास, तुलसी का पौधा है और अड़हुल का फूल हमें दिखाया गया है। ये हमें तालिका को भरना है। जैसे स्थानीय नाम क्या है? तो सामान्य घास, तना कोमल और पतला होता है। पत्तियां, आकृति और अभिविन्यास कैसे 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 होते हैं? तो तने विभिन्न बिंदुओं से एकांतरित रूप से एक पत्ता निकलती है। फूल कैसा होता है इसका? घास का फूल होता है। बताओ कैसा होता है? नहीं होता है। ठीक है। फिर कोई अन्य अवलोकन एवं विशेषताएं, हरी पत्तियां होती हैं इनमें। तुलसी में देख लें, तुलसी में कठोर और पतला होता है तना। पत्ती जोड़ी में होती हैं। पत्ती को आप देखोगे तो जोड़ी में होंगी, एक दूसरे पे सम्मुख होती हैं। गुलाबी और बैगनी रंग का इसका फूल होता है। इसी अकॉर्डिंग हम सबको भर लेंगे। ठीक है, ये कर लेना है। इसके आगे देखें, आपने जिन पौधों का अवलोकन किया है उनमें क्या समानताएं और क्या भिन्नताएं हैं? आपने देखा होगा कि पौधे में विभिन्न प्रकार की विशेषता पाई जाती है, जैसे लंबा लंबा, छोटा, कठोर, कोमल, है ना? विभिन्न आकृतियों में पत्तियों, तने अभिविन्यास होते हैं। फूलों के रंग, आकार, सुगंध में भिन्नता, बहुत सारी भिन्नता होती हैं। सैर में समय देखे गए अथवा पूर्व अनुभव के आधार पर जंतुओं की एक सूची बनाइए। स्थान, उनके भोजन एवं गति की तालिका में दिए गए रिक्त स्थानों को अंकित कीजिए। अब आपके लिए या पर उदाहरण कुछ दिए गए हैं। ठीक है, इसे कीजिए। जैसे कौवा है, कौवा कहाँ रहता है? तो वृक्ष पे रहता है। भोजन क्या है? तो कीट पतंग है। गति किस प्रकार से करता है? तो चलता भी और उड़ता भी, है ना? अन्य कोई अवलोकन एवं विशेषताएं क्या है? चोंच में टहनी लिए हुए रहता है। होता है ना, मतलब कि ये उसको घोंसला बनाना होता है तो क्या करता है? चोंच में टहनी लिए होता है। अब चींटी को देख ले, मिट्टी बिलों में रहता है। पत्तियां, बीज और बीज या कीट सब खाता है। अब गति के प्रकार क्या होगा? यहाँ पे क्या लिखेंगे? चलना लिख देंगे ना गति में। ऐसे ही हमें सब कॉलम भर लेना। 6 पैर होता है। चींटी का कितना पैर होता है? 6 पैर होता है। अब गाय में भर ले तो रहने का स्थान कहाँ है? तो लिख देंगे जमीन, जमीन पर रहता है ना, है ना? तो ये क्या खाता है? घास और पत्तियां खाता है। गति के प्रकार क्या है? तो चलना है। इसके अवलोकन में विशेष क्या होगा? ये दूध देती है, लिख देंगे दूध देती है। फिर इसी प्रकार अन्य अन्य कर रहे हम लोग भर देंगे इसे। आपने जिन जंतुओं का अवलोकन करके अंकित किया है उनमें क्या समानताएं और क्या भिन्नताएं हैं? आपने देखा होगा कि कुछ जीव जंतु भूमि पर रहते हैं, जबकि कुछ अन्य वृक्षों पर रहते हैं। पक्षी वृक्षों पर रहते हैं, पक्षी काटते हैं, वृक्ष पर रहते हैं। मछलियाँ जल में रहती हैं। मेढक जैसे कुछ अन्य जंतु हैं भूमि तथा साथ साथ जल में भी रहता है, इसलिए मेढक को क्या कहते हैं? तो इसीलिए मेढक को उभयचर कहते हैं। उभयचर
जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन और उनकी गति के प्रकार में भी विविधता होती है। हम लोग देखते हैं ना, विविधता है ना गति में। कोई चलता है, कोई उड़ता है, कोई रेंगता है, कोई कूदता है। कूदता कौन है? बंदर कूदता है ना। आपने जिन पौधों और जंतुओं का अवलोकन किया है, उन चित्रों के नोटबुक बनाए और आपने एकत्रित किए गए विभिन्न पौधे, फूल, पत्तियों और जीव जंतु के पंखों के साथ स्क्रैप बुक तैयार करें या सृजन करें। विद्यालय में जाते आते समय आसपास वातावरण का अवलोकन करें और विविध प्रकार के पौधों को भी पौधे और जंतुओं को देखने की चेष्टा करें। ऐसे किसी भी पौधे तथा जंतु का नाम जोड़ें जो अपने पहले तालिका 2.1 तथा अथवा 2.2 में सूचीबद्ध नहीं किया है। आइए 2.2, आइए महत्व समझिए। 30 सेकंड के लिए आप अपनी आंख बंद कर लीजिए। कितना सेकंड के लिए? 30 सेकंड के लिए अपनी आंख बंद कीजिए और एक पौधे एवं एक जंतु के विषय के बारे में सोचिए जिसका आप ध्यानपूर्वक अवलोकन किया है और जो आपको अधिक अच्छा लगा हो। अब विद्यार्थी अपने द्वारा सोचे गए वस्तु, पौधे और जंतुओं को चित्र श्याम पट ब्लैक बोर्ड पर बना सकते हैं। चित्र में बनाए गए विभिन्न पौधे और जंतुओं के बारे में आपकी क्या विचार है? चलो बताओ। ये कौन कौन सा पौधा है? यहाँ पे पेड़ बनाया है, यहाँ पे मोर है, फिर ये पेड़ ही है, ये लगता है क्रिसमस ट्री है, ये लगता है कछुआ है ना, ये लगता है केचुआ जैसा या सांप ऐसा कुछ है, ये लग रहा है घर खरगोश है, ये गुलाब का फूल है, ये तोता है अपना, है ना। अब इसके बारे में आप क्या क्या सोच लो? चलो कमेंट करो, जल्दी जल्दी कमेंट में लिखो। बोलो हाँ मैम, हम ये सोच रहे हैं इसके बारे में। कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा श्याम पट पर विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतुओं के चित्र बनाए गए हैं। क्या आप सोचते हैं कि श्याम पट पर चित्रित की गई पौधे और जंतुओं के अतिरिक्त भी विभिन्न प्रकार के अनेक पौधे और जंतु हो सकते हैं? हो सकते हैं नहीं, इतना ही थोड़ी है, बहुत प्रकार के जंतु पौधे हैं। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे जंतु की विविधता उन क्षेत्र में जैव विविधता होता है। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे और जंतुओं की विविधता उस क्षेत्र की जैव विविधता का भाग होता है। किसी क्षेत्र की जैव विविधता में प्रत्येक सदस्य की एक अलग भूमिका होती है। पेड़ कुछ पक्षियों और जंतुओं को भोजन का आश्रय प्रदान करते थे और और फल जंतु फल खाने के बाद बीज फैलाने में सहायता करते हैं इत्यादि। क्या आप ऐसे कुछ अन्य उदाहरण सोच सकते हैं? चलो बताओ। पौधे और जंतुओं के समूह कैसे बनाएं? पौधा और जंतु का समूह हम कैसे बना सकते हैं? आइए देखते हैं। क्या हम उन्हें समूह में व्यवस्थित करने से आपको आपको अपने बस्ते और को अच्छे ढंग से व्यवस्थित करने की सहायता मिलेगी? हो सकता है। आइए अब हम अपने आसपास के संसारों पर दृष्टि डालते हैं, है ना। हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार के विशेषताओं वाले विभिन्न प्रकार के जंतु विद्यमान हैं जिनके विषय में हम अनुभव से सीख सकते हैं। हम उनकी समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर उन्हें समूह बना सकते हैं। आइए समूह बनाइए, है ना। आइए समूह बनाते हैं हम लोग। विभिन्न प्रकार के पौधे जंतु चित्र एकत्रित कीजिए, है ना। आप अब पुरानी पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, चार्ट स्रोतों के अन्य चित्र काट सकते हैं। इन्हें प्रत्येक चित्र अलग अलग कार्ड पर चिपकाएं। अपनी कक्षा को 5-6 विद्यार्थियों को अलग अलग समूह में बांट लीजिए। आपके समूह में सभी साथियों द्वारा बनाए गए कार्ड को एकत्रित कर लीजिए। कार्ड पर में दर्शाए गए सभी पौधे जंतुओं की विशेषताओं का अवलोकन कीजिए। तालिका 2.1 2.2 में लिखी गई पौधे जंतुओं के स्मरण कीजिए। एक समान विशेषताओं पर आधारित समूह बनाइए। आपके द्वारा बनाए गए पौधे और जंतुओं के समूह के आधार को कक्षा में अनेक समूह के साथ साझा करें और उन पर चर्चा करें। आप यह देखकर आश्चर्यचकित होंगे कि
विभिन्न समूह को द्वारा उपयोग किए गए आधार भिन्न हो सकते हैं। आपको क्या लगता है कि पीछे के कारण क्या होंगे? हो सकता है विभिन्न विद्यार्थियों के समूह बनाने में विभिन्न समस्याओं विशेषताओं का चुनाव किया हो। उदाहरण के लिए कुछ विद्यार्थियों ने पौधे की ऊंचाई को समूह बनाने का आधार के रूप में चुना हो, जबकि हो सकता है कि अन्य ने पौधे को समूह बनाने के लिए फूलों की उपस्थिति या अनुपस्थिति का आधार के रूप में चुना होगा। हो सकता है ना, फूलों की उपस्थिति या अनुपस्थिति, कठोर या कोमल तथा खान पान का स्वभाव, रहने का स्थान, संभवतः अपने जंतुओं की विविध विशेषताओं के आधार पर उन समूह बनाए गए होंगे। जैसे वे खाते क्या हैं, वे रहते कहाँ हैं, वे किस रंग के होते हैं, वे कैसे चलते हैं। समूह बनाने में क्या महत्व है? समूह बनाने समूह बनाने में पौधे और जंतुओं की उनकी समानताओं भिन्नताओं आधार पर समझना अध्ययन करना सरल हो जाता है। आप समूह बनाने में महत्व विषय अध्ययन हमारा आसपास के सामग्री में और अधिक जानेंगे। पौधे के समूह कैसे बनाएं? वो था जंतु का, अब होता है पौधे का समूह कैसे बनाएं। आपने देखा होगा कि उनके तने, पत्तियां, फूलों इत्यादि समस्या विशेषता विभिन्नताएं होती हैं। विभिन्न पौधों के तने मोटाई, ऊंचाई, कठोरता में विभिन्न होते हैं, जबकि पत्तियां आकृति, रंग, आकार, व्यवस्था के रूप में अलग अलग होती हैं। हमने पूर्व कक्षाओं में सीखा होगा कि पौधे के समूह की ऊंचाई और तने के प्रकार आधार शाख, झाड़ियों, वृक्ष के रूप में बनाए जाते हैं। आइए पौधे की विशेषताओं का अधिक विस्तार से अध्ययन करेंगे। आइए समूह बना, आइए कुछ अन्य रोचक अवलोकनों को पुनः प्रकृति सैर पर चलते हैं। विभिन्न पौधे की ऊंचाई ध्यानपूर्वक देखेंगे। पौधे आपसे छोटे हैं या बराबर ऊंचाई के उनके, या अथवा आपसे ऊंचे हैं। तने का रंग भूरा हो सकता है, हरा हो सकता है। साथ ही तनों को छूकर महसूस कर सकते हैं, धीरे मोड़ने का प्रयास कर सकते हैं। क्या आप सरलता से तने मोड़ सकते हैं अथवा कठोर है? ध्यान रखें तना टूटे नहीं, तना टूटना नहीं चाहिए। हम यह देखें कि पौधे शाखाएं कहाँ से निकली हैं, वे भूमि के निकट निकली है या तने के ऊपरी भाग से निकली है। अपने अवलोकन को तरीका 2.3 के लिखित स्थानों पर उदाहरण पे भरें, है ना। ऊंचाई, तने, प्राकृतिक आधार पर समूह। यहाँ है ना आम, पौधे का नाम क्या है? आम। ऊंचा क्या है? ऊंचाई पे ऊंचा है ना। आम का पौधा कहाँ होता है? ऊंचा होता है। तने का प्रकार कैसे होता है? इसका तना भूरा होता है, कठोर होता है, मोटा होता है। और शाखा होता है, भूमि के निकट नहीं होता है ना, ये भूमि के निकट नहीं होता, ये ऊंचा पे होता है, भूमि के ऊंचा पे। हम लोग खड़े होकर पैर उठा कर छूते हैं तब छू पाते, नहीं तो नीचे नहीं छू पाते। पादप समूह का नाम क्या होता है? वृक्ष। फिर गुलाब में देख लेते हैं, तो ये झाड़ी होता है। इसका कैसा होता है? मध्यम होता है, भूरा होता है, कठोर होता है, पतला होता है। और ये भूमि के नीचे होता है, भूमि के ऊपर नहीं होता। गुलाब को तो आसानी से नीचे झुक कर तोड़ना पड़ता है ना, तो वो नीचे होता है। इसी प्रकार के हम और भी भरेंगे यहाँ पे और सबका आंसर भी देंगे। आपको जहाँ शाख आपको शाख, झाड़ियाँ और वृक्षों के बीच अंतर दिखाई दिए? बताओ, क्या अंतर आप कर सकते हो? किसी की शाख, झाड़ियाँ और वृक्षों के बीच अंतर कर सकते हो? तरीका 2.3 में जानकारी के आधार पर हम पौधे के समूह शाख, झाड़ियाँ और वृक्ष के रूप में कैसे बना सकते हैं। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं ना, कैसे? जैसे कि आम, उनके तने मोटे होते हैं, कठोर होते हैं, भूरे रंग के होते हैं, काष्ठीय होते हैं, वुडन होते हैं। और उनकी शाखाएं भूमि के दूर तने की कुछ ऊंचाई से निकलना आरंभ होता है। ऐसे पौधे को वृक्ष कहते हैं। किस क्या कहते हैं? वृक्ष कहते हैं। कौन से? जो ऊंचे होते हैं, तना मोटा होता है, भूरे रंग का होता है, काष्ठीय होता है, इसे वृक्ष कहते हैं। जैसे कि ये वृक्ष है आपका, ये किस चीज़ का वृक्ष है? चलो बताओ, आम का है। ये आम में मंजर आया हुआ है, फिर आम आएगा इसमें। फिर ये झाड़ी है। झाड़ी कैसे होता है? तो बिल्कुल जमीन से सटा हुआ होता है। शाख होता है जो थोड़ा सा दोनों के बीच में होता है। पौधों के प्रकार हम पढ़ेंगे। कुछ पौधे में तने वृक्षों की सतह तरह ऊंचे नहीं होते हैं। अन अन इस प्रायः इस प्रकार के पौधे अनेक भूरे रंग काष्ठीय होते हैं, तने होते हैं, भूमि के निकट शाखाओं के रूप में निकलते हैं। ये तने कठोर होते हैं लेकिन वृक्ष जितने मोटे नहीं होते हैं। ऐसे पौधे को
झाड़ी कहा जाता है। उदाहरण क्या है? गुलाब का फूल। गुलाब का पौधा जो होता है वो झाड़ी में आता है, और आम का वृक्ष वृक्ष में आता है। कुछ पौधे आकार में छोटे होते हैं, उनके तने कोमल होते हैं और हरे होते हैं, उसको शाक कहा जाता है। जैसे टमाटर, टमाटर का तना बहुत इजीली टूट जाएगा, आप तोड़ोगे बट तोड़ना नहीं है ना। कुछ दुर्लभ पौधे होते हैं, उनको ऊपर चढ़ने के लिए और बढ़ने के लिए सहारा की जरूरत होती है। जैसे आरोही लता, इसको क्लाइंबर भी कहा जाता है। कुछ पौधे भूमि की सतह पर फैलते हैं, जैसे विसर्पी लता, क्रीपर। क्रीपर, जो क्रीपर होता है वो जमीन पर फैलता है, और जो क्लाइंबर होता है वो ऊंचाई पे चढ़ता है, अवरोही आरोही के चक्र में। ऐसी अन्य विशिष्टताएं हो सकती हैं जिनके आधार पर आप पौधे के विभिन्न समूह बना सकते हैं। आइए एक और क्रियाकलाप के माध्यम से जानने का प्रयास करें। आइए तुलना करें। क्या है? आइए तुलना करें। किसका तुलना करना है? प्राकृतिक की सैर समय आपने द्वारा एकत्रित किए गए विभिन्न पौधे की पत्तियों को देखें। चलो पौधा निकालो, से जो एकत्रित किया था उसको देखो। क्या आप क्या आपको इन पत्तियों की आकृति संरचना भिन्नता दिखती है? कुछ ऐसा पौधा होगा आपके पास, कुछ ऐसा पौधा पत्ता होगा, कुछ ऐसा पत्ता होगा आपके पास। इसको कहते हैं जालिका रूपी। ठीक है, जालिका रूपी। इसको कहते हैं समांतर शिरा। इसको कहते हैं समांतर शिरा विन्यास युक्त घास की पत्ती। ये क्या है? ये घास की पत्ती है। क्या? केले की पत्ती है। ये क्या है? गुलहड़ का पत्ता है। गुलहड़ का पत्ता देखे होंगे आप लोग, घास। केला का पत्ता भी देखे होंगे आप लोग, घास का भी पत्ता देखे होंगे, है ना। आप पौधे की पत्तियों पर पतली रेखाएं देख सकते हैं। इन पतली रेखाओं को शिराएं कहते हैं। पतली रेखाओं को क्या कहते हैं? शिराएं कहते हैं। शिराओं द्वारा दर्शाए गए पैटर्न को शिरा विन्यास कहते हैं। जो उसके द्वारा पैटर्न दर्शाया गया उसको शिरा विन्यास कहते हैं। कुछ पत्तियां मोटी मध्य शिरा के दोनों ओर शिरा एक जाल के तरह पैटर्न बनाते हैं। इसे जालिका रूपी शिरा विन्यास किया जाता है। जैसे में आपका गुड़हल का पत्ती हो गया। उदाहरण के गुड़हल का पत्ती शिरा विन्यास पैटर्न प्रदर्शित करती है। आप देख सकते हैं कुछ पत्तियां शिराएं समांतर चलती हैं। कैसे चलता है? समांतर चलता है। जैसे केले में था ना, घास में था ना, वो समांतर चल रहा था, तो समांतर शिरा विन्यास कहते हैं। क्या आपको लगता है कि पत्तियों में पाए जाने वाले शिरा विन्यास के आधार पर पौधे के समूह बनाए जा सकते हैं? आइए अब पौधों के जड़ के बारे में जानना का प्रयास करते हैं, अन्वेषण करने का प्रयास करते हैं। क्रियाक्रम 2.6। आप किसी ऐसे खुले मैदान में जाइए जहाँ जंगली शाक और घास उग रहे हों। इस अभ्यास के लिए छोटी शाकों का प्रयोग करें। खुरपी की सहायता से जड़ों को हानि न बिना पहुँचाए शाकों को सावधानीपूर्वक खोद कर बाहर निकालें। शाकों को निकालने के बाद आप मिट्टी को गीला करके ढीला कर लें, जिससे जड़ों में पानी से धोएं और अवलोकन करें। अवलोकन के पश्चात शाक को दोबारा लगाकर सुनिश्चित करें कि ये लगातार जीवित रहे। ठीक है, जैसे में आप सरसों का पौधा कबाड़ोगे तो उसको मूसला जड़ दिखेगा आपको, ऐसा ऐसा। इसे क्या कहते हैं? मूसला जड़। और अब यहाँ पे अगर समान घास के पौधा तो उसमें रेशेदार जड़ इसको कहते हैं। ठीक है, की चित्र मुख्य जड़ है। एक छोटी छोटी पार्श्व जड़ निकलती है। इस पौधे की जड़ में एक मुख्य जड़ होती है और छोटी छोटी पार्श्व जड़ निकलता है। सरसों वाला में की बात हो रहा है। ऐसे जड़ों को मूसला जड़ कहा जाता है। मूसला जड़ वाले अन्य पौधे का उदाहरण गुड़हल भी है। गुड़हल का भी होता है, वो मूसला जड़ ही होता है। ठीक है, सामान्य घास का पौधा। इस पौधे की जड़ माप की पतली हुई गुच्छे के रूप में दिखाई देती है, जो तने के आधार से निकलती होती है। ऐसे जड़ों को झगड़ा जड़ या रेशेदार जड़ कहते हैं। क्या आपके संग्रह में कोई अन्य घास सम्मिलित है? यदि हाँ तो इसकी जड़ें किस प्रकार है? आइए आप बताइए। क्या किसी पौधे की पत्ती से में शिरा विन्यास के प्रकार और उसकी जड़ से प्रकार बीच कोई संबंध होता है? हम इसे कैसे पता कर सकते हैं? बताओ, इसे हम कैसे पता कर सकते हैं? आइए संबंध ढूंढें और विश्लेषण करें। अपने विद्यालय के नर्सरी में जाइए।
अपने विद्यालय की नर्सरी, नर्सरी किसे कहते हैं, जो पौधा घर होते हैं उसकी नर्सरी कहते हैं। अथवा किसी अन्य नर्सरी में जाइए, 5 समान पौधे एकत्रित कीजिए, उन्हें अपने विद्यालय के उद्यान में लगाइए। ऐसे पौधों के उदाहरण लेमन घास और गेंदा, सा सदाबहार और अन्य पुष्पीय पौधे हो सकते हैं। उन्हें लगाने पर पहले उनकी जड़ों और पत्तियों को शिरा विन्यास का अवलोकन करें। अपने अवलोकनों की तालिका 2.4 में अंकित करें। 2.4 में अंकित कीजिए, चलिए आइए आइए। इसमें क्या है, फर्स्ट पौधे का नाम क्या है, लेमन घास, घास था ना आपके पास। पत्तियों की शिरा विन्यास किस प्रकार था बताओ, क्या जालिकानुमी है या समांतर है, तो समांतर है। जड़ का प्रकार है किस प्रकार का, तो रेशेदार या झगड़ा झकड़ा 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 बोलेंगे, झकड़ा जड़ जड़, ठीक है। फिर यहाँ पे गेंदा के उदाहरण आप ले सकते हो, उड़हुल का उदाहरण ले सकते हो। उड़हुल का क्या था बताओ, यहाँ पे जालिका नोमी होगा और यहाँ पे क्या होगा, तो मूसलाधार जड़ हो यहाँ पे। चलो लिख लेते हैं, गुड़हल, यहाँ क्या होगा, जाली का नुमी, एंड यहाँ क्या होगा, तो यहाँ मूसला जड़ होगा, मूसला, ठीक है। इसी प्रकार आप लोग भी भर लोगे, है ना। आगे देख लेते हैं, शिरा विन्यास और जड़ों के मध्य कोई संबंध दिखाई देता है, बताओ कोई संबंध दिखाई दे रहा है, शिरा विन्यास और जड़ के बीच कोई संबंध आपको दिखाई दे रहा है। सदाबहार के पौधे में मूसला जड़ होते हैं, सदाबहार के पौधे में मूसला जड़ होते हैं, पत्तियों की जालिकाओं में शिरा विन्यास होता है। समझ आ रहा है किसका, सदाबहार का। यह जानने की कोशिश करें क्या जालिका रूपी शिरा विन्यास वाले अन्य पौधों में भी मूसला जड़ें होती हैं। दूसरी ओर लेमन घास पौधे में झकड़ा जड़ें पौधों की समांतर शिरा विन्यास होता है। क्या अन्य पौधे जिसमें समांतर शिरा विन्यास होता है उनमें झकड़ा जड़ें होती हैं। समानता, जिन पौधों में जालिका रूपी शिरा विन्यास होती है उनमें मूसला जड़ें होती है, जबकि समांतर शिरा विन्यास वाले झंगड़ा जड़ होती है। चने के पौधे मूसला जड़, पत्तियां जालिका नोमी, शिरा विन्यास एक और उदाहरण है। गेहूं का पौधा झगड़ा जड़ और पत्तियां शिरा विन्यास होता है। क्या आप पौधे के बीच जड़ के प्रकार और पत्ती की शिरा विन्यास के परस्पर संबंध है, क्या आप बीज एक जैसे होते हैं, क्या इनमें बीज भी एक जैसे होता है। आइए अब बीज के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं, आइए तुलना करें। 2.8, चने और मक्का के कुछ बीजों को 2 या 3 दिनों के लिए पानी में भिगोना, किसको, चना और मक्का को भिगो देना है 2 और 3 दिनों के लिए। चने के बीज आवरण हटाकर बीजों को संरचना को देखें। अब चने और मक्का के बीजों को संरचना अवलोकन करें, क्या वो समान है या भिन्न है, भिन्न होंगे, ऑब्वियसली भिन्न होंगे। चना का क्या होता है, द्विबीजपत्री बीज होता है, लेकिन मक्का का क्या होता है, तो एक बीजपत्री बीज होता है। 2 भागों में विभक्त होगा, किसका, चना का। प्रत्येक भाग को बीजपत्री या कॉटिलिडन कहा जाता है। जिन पौधे में बीजों में 2 बीजपत्री होते हैं उसे द्विबीजपत्री या डाइकोटिलिडन्स या डाइकॉट कहा जाता है। मक्का के बीज एक पतला बीज होता है। ऐसे बीज वाले पौधे को एक बीजपत्री या मोनोकॉटिलिडन या मोनोकॉट कहा जाता है। आप पौधे की पत्ती को शिराविन्यास जड़ों में बीजपत्री समस्या संख्या के परस्पर संबंध देखेंगे। द्विबीजपत्री पौधा जालिका रूपी शिराविन्यास और मूसला जल तंत्र, जबकि एक बीजपत्री में समांतर शिराविन्यास और झगड़ा जड़ तंत्र होता है। जो एक बीजपत्री पौधा होगा उनमें समांतर शिराविन्यास होंगे और झगड़ा जड़ होंगे, ठीक है। और जो द्विबीजपत्री होगा उसमें जालिका रूपी होंगे और मूसला जड़ होगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। आपने पौधे के समूह बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली कुछ विशेषताओं के विषय में पढ़ा है। आइए अब जंतुओं के समूह के बारे में पढ़ते हैं, जंतुओं के बारे में पढ़ लेते हैं आज। चलो ठीक है, वीडियो लंबा हो गया है, 30 मिनट का हो गया तकरीबन। तो जंतुओं के बारे में हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे, जंतुओं के बारे में हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे, यहाँ से पार्ट 2 में पढ़ेंगे।
सो थैंक यू बच्चों, थैंक यू। अगर कुछ डाउट होगा तो कमेंट कर देना। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। आने वाले के दिनों में बहुत सारे इसमें क्लास चलेंगे और ख़ासकर से सीटेट के लिए बहुत सारे इसमें क्लास आने वाले हैं। सो प्लीज़ सब सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। एनसीईआरटी बहुत अच्छी तरीके से होगा। इसमें आपका क्लास 6 से स्टार्ट हुआ है, चैप्टर 1 हो चुका है, चैप्टर 2 का आधा पार्ट हुआ है, आधा पार्ट कल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और मेरा अकेडमी। ठीक है बाबू, बाय बाय, थैंक यू।